नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विनोद पाटीदार वीकेएस एग्री सॉल्यूशन के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की कि सोयाबीन की फसल में कीट का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सोयाबीन की फसल में रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। पिछली वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों ने देखा और सराहा और मुझे कमेंट्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया, इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। तो चलिए चलते हैं आज एक नए सफर पर। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सोयाबीन की फसल को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। साथ ही वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें रोग आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और साथ ही हम चर्चा करेंगे उन सभी दवाइयों के बारे में जो बाजार में उपलब्ध है, उनमें से वे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप के फसल में रोग को नियंत्रण करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे एक वैकल्पिक फसल की चर्चा के संबंध में कि अगर हम खरीफ के मौसम में सोयाबीन की फसल नहीं लेना चाहते हैं तो इसके विकल्प के रूप में हम कौन सी फसल का चुनाव कर सकते हैं। उन सभी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस नए सफर पर और जानकारी प्राप्त करते हैं कि सोयाबीन की फसल में वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि रोग के आने की संभावना को बढ़ा देती है। तो सबसे पहली संभावना, जैसे कि अभी वर्तमान में अधिक वर्षा हो रही है, कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हुई है और खेतों में पानी जमा हो गया है। ये वो स्थिति है जब हमारे खेतों में पानी जमा होने के कारण से, नमी अधिक हो जाने के कारण से रोग आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगली परिस्थिति है कि अगर हमारे खेतों में नमी ज़्यादा है और वातावरण में बहुत अधिक गर्मी है बनिस्बत अन्य मौसम के, अगर यहाँ पर गर्मी अधिक है जबकि ठंड होना चाहिए थोड़ी, तब इस कंडीशन में भी रोग के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अगली परिस्थिति, अगर आपने अपनी बीज को FIR टेक्निक से या बीज उपचार नहीं किया है तब भी आपकी फसल में रोग आने की संभावना अधिक रहेगी। साथ ही अगर आपने अधिक बीज दर का उपयोग किया है या आपके सोयाबीन की फसल बहुत सघन है तब भी आपकी फसल में रोग के बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। जिन किसान भाइयों ने इस वर्ष उचित मात्रा में बीज दर का उपयोग किया है, बीज उपचार किया है और सही प्रकार से फसल चक्र को अपना रहे हैं, संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग किया है, तो आपकी फसल में रोग आने की संभावना बहुत कम होगी। जो किसान इस वर्ष ये काम नहीं कर पाए हैं वे अगले वर्ष इस बात का ध्यान रखें और अपने खेतों में सही बीज दर के साथ बीज उपचार अवश्य करें। तो चलिए अब चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि सोयाबीन की फसल में वे कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो कि प्रभावित करते हैं। सोयाबीन की फसल को प्रभावित करने वाले सभी रोगों को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। पहले ग्रुप में शामिल किया उन रोगों को जो कि फफूंद के द्वारा फैलाए जाते हैं। दूसरे ग्रुप में शामिल किया है उन रोगों को जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। तीसरे ग्रुप में हमने शामिल किया है उन रोगों को जो कि वायरस के द्वारा सोयाबीन की फसल को प्रभावित करते हैं। तो चलिए चलते हैं और अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं। सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले रोग हैं फफूंद जनित रोग। फफूंद जनित रोग में प्रमुख रूप से हमने जो शामिल किया है उनमें जड़ को प्रभावित करने वाले, तना को प्रभावित करने वाले और पत्ती के माध्यम से प्रभावित करने वाले रोगों को। तो जड़ के माध्यम से जो रोग हमारी फसल को प्रभावित करते हैं उसमें प्रमुख रूप से हमने शामिल किया है राइजोक्टेनिया रोग को, साथ ही स्क्लेरोटीनिया रोग को, शायद ही चारकोल राड को, फाइटोप्थोरा रोग को। ये 4 जो रोग हैं ये जड़ और तने के ऊपर घाव होते हैं इसके कारण से, और ये घाव धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और हमारे पौधे की जो अवशोषण प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है और धीरे धीरे फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए इनको समय पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। साथ ही जो अन्य रोग हैं जो कि पत्ती के माध्यम से हमें लक्षण दिखाई देते हैं, पत्ती के ऊपर जो मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले रोग हैं उसमें प्रमुख रूप से शामिल किया है हमने सार्कोप्सोरा पत्ती धब्बा रोग को, जिसके अंदर पत्तियों पर फ्रॉग आई स्पॉट या मेंढक की आंख के समान के धब्बे हो जाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और इसी रोग के कारण से हमारी फसल में जो दानों के ऊपर बैंगनी धब्बा दिखाई देता है, उस बैंगनी धब्बे का जो कारण होता है वो यही सार्कोप्सोरा रोग होता है। तो इसको भी समय पर नियंत्रित करना हमें बहुत आवश्यक है। साथ ही अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, इसके अंदर भी
भूरे लाल कलर के धीरे धीरे धब्बे होते हैं और ये धब्बे बढ़ जाते हैं और हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इससे ये बाधित होती है और पौधे में सही भोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण से पौधे में कमजोरी आती है और रोग हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधा नष्ट हो जाता है। इसी कड़ी में पौधों के ऊपर पाउडर के रूप में, सफ़ेद पाउडर के रूप में फफूंदनाशक जो पाउडर मिल्ड्यू होता है वो रोग भी पत्तियों के ऊपर रोग को बढ़ाता है और धीरे धीरे पत्तियों पर ये पाउडर की मात्रा बढ़ती जाती है और वो स्थान धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण से धीरे धीरे पौधा कमजोर होता है और इसी कारण से पौधे की जब ये रोग बढ़ता है तो उसके कारण से पौधे की पूरी जो एनर्जी है वो नष्ट होती जाती है और वो धीरे धीरे पौधा नष्ट हो जाता है। इसी कड़ी में अगला और बहुत ही सख्त रोग जो कि फ्यूजेरियम विल्ट है, इस फ्यूजेरियम विल्ट के कारण से हमारे क्षेत्र से चना पूरी तरफ से गायब हो चुका है। इसी रोग के कारण से आज सोयाबीन की फसल भी प्रभावित होने लगी है और जहां पर बहुत बड़े बड़े घेरे के रूप में सोयाबीन की फसल नष्ट होती है उसका कारण फ्यूजेरियम विल्ट है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसका सही उपचार अगर करना चाहते हैं तो लगातार हम ट्राइकोडर्मा जो फफूंदनाशक है, जैविक फफूंदनाशक, उसका उपयोग अपने सड़े हुए पके हुए गोबर के खाद के साथ निरंतर जब करते हैं तो इसकी मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला ग्रुप है बैक्टीरिया के द्वारा फैलाने वाले रोग, जिसमें प्रमुख रूप से हमने शामिल किया है बैक्टीरियल ब्लाइट को। बैक्टीरियल ब्लाइट के अंदर मुख्य रूप से ये रोग जो हमारी नवीन पत्तियां हैं वो इसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। ये रोग नवीन पत्तियों पर दिखाई देता है। इसमें धीरे धीरे लाल और भूरे धब्बे दिखाई देते हैं जो कि पीले पीले आभा मंडल या प्रभा मंडल से घिरे होते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और पूरी पत्ती धीरे धीरे पीली हो जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और ये रोग जब बढ़ता है तो हमारे तनों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इस रोग को भी नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब हमारे मौसम में बदलाव होता है और मौसम वातावरण में नमी हो और बाहर वातावरण में गर्मी ज़्यादा हो, खेत में नमी हो और वातावरण में गर्मी ज़्यादा हो, तब इस रोग के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि वर्तमान में हम दिखाई दे रहा है। अगले ग्रुप में हमने शामिल किया है वायरस जनित रोगों को। वायरस के द्वारा जो सोयाबीन की फसल को प्रभावित किया जाता है इसमें प्रमुख रूप से है सोयाबीन मोजेक वायरस। सोयाबीन मोजेक वायरस खुद चलकर सोयाबीन की फसल को प्रभावित नहीं करता है। जब हमारे खेत में ऐसी स्थिति बनती है कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है तो सफ़ेद मक्खी ही सोयाबीन मोजेक वायरस की वाहक होती है और वे अपने पाँव में, पंजे में इस वायरस को लेकर आती है और जब पत्तियों पर बैठती है तो वो वायरस वहाँ पर छूट जाते हैं और ये वायरस धीरे धीरे हमारी पत्तियों को नष्ट करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर पीले हरे धब्बे दिखाई देते हैं और ये धीरे धीरे धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती पीली हो जाती है और घेरे के रूप में जब एक किनारे से ये प्रकोप चालू होता है तो धीरे धीरे हमारे खेत में ये बढ़ता जाता है। तो अगर हम सोयाबीन की फसल में वायरस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसको नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं। इसमें बहुत सारी अभी वर्तमान में सोयाबीन की रोग प्रतिरोधी किस्में भी आ गई है, उनका उपयोग कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने खेत में प्रिवेंटिव या आने से पहले के उपाय के तौर पर आप येलो स्ट्रिक जो येलो ट्रैप है उसको लगा सकते हैं। येलो ट्रैप जब आप अपने खेतों में लगाते हैं तो इस येलो ट्रैप से सफ़ेद मक्खी आकर्षित होती है और जब वो उस पर आके बैठती है तो उस पर चिपक जाती है और अपना साइकिल पूरा नहीं कर पाती है। इस प्रकार से हम सफ़ेद मक्खी के आक्रमण को रोककर वायरस को आने से रोक सकते हैं, क्योंकि वायरस जब एक बार आ जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में कोई सीधी दवाई या ऐसी उपयुक्त दवाई नहीं है जो कि वायरस को नियंत्रित कर सकती है। एक बार अगर वायरस का अटैक हो गया तो हम उसको सही प्रकार से पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो आने के पहले ही वायरस को नियंत्रित करना यही इसका सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख बीमारियां हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। स्लाइड पर आपको इन सभी बीमारियों के संबंध में स्लाइड भी दिखाई दे रही है। इन सभी स्लाइड में हमने जानकारी देने की कोशिश की है कि कौन सी बीमारी किस प्रकार से उसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं और उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब हम चलते हैं कि
इन सभी रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जैसा कि एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब उपचार करने से अच्छा है कि उसको आने से पहले ही नियंत्रित करें। अगर हम आने से पहले ही, जैसा कि पहले चर्चा की, कि अगर हम बीज का उपचार करते हैं, कीट प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करते हैं, सही बीज दर का उपयोग करते हैं, फसल चक्र को अपनाते हैं, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखते हैं, तब हम इन रोगों को आने से रोक सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी रोग का प्रकोप हमारे खेत में दिखाई दे रहा है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, इस संबंध में चर्चा करते हैं। आप अपनी फसल में अंकुरण के बाद में निरंतर प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर अपने खेतों का भ्रमण अवश्य करें और देखें कि आपकी फसल में किसी प्रकार के रोग का आक्रमण या शुरुआत तो नहीं हो रही है। अगर उसकी शुरुआत हो रही है तो जो संक्रमित पौधे हैं उनको निकालकर बाहर कर दें। विशेष रूप से वायरस ग्रसित पौधों को निकालकर बाहर करना ही सबसे उचित उपाय है। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि संक्रमण बढ़ रहा है, तब हम रासायनिक दवाइयों के द्वारा इसको नियंत्रित करने के उपाय हमें करना चाहिए। तो वे कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनके द्वारा हम सोयाबीन की फसल में रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, उस संबंध में अब जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। हमने मार्केट में और बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार की दवाइयों को यहाँ पर 3 ग्रुप में बांटा है। पहले ग्रुप में हमने शामिल किया है उन दवाइयों को जो कि फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने में हमें सहायता प्रदान करती है। दूसरे ग्रुप में हमने शामिल किया है उन सभी दवाइयों को जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों को नियंत्रित करने में हमें सहायता प्रदान करती है। तीसरे ग्रुप में हमने शामिल किया है उन सभी रोगों को जो कि वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि हमने वायरस के संबंध में जानकारी प्राप्त की कि सफेद मक्खी को नियंत्रित करना है, तो यहाँ पे हमने तीसरे ग्रुप में उन दवाइयों को शामिल किया है जो कि सफेद मक्खी को नियंत्रित करने या उनके आक्रमण को रोकने के लिए काम में लाई जा सकती है। तो इन सभी दवाइयों को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। तो पहले ग्रुप में जो कि फफूंदनाशक दवाइयों का ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने शामिल किया है यूपीएल कंपनी की साफ दवाई को, साथ ही स्वाधीन जो कि सुमिटोमो के द्वारा मार्केट में उपलब्ध है, साथ ही एफएमसी के द्वारा उपलब्ध सिड्रा दवाई को। स्वाधीन और सिड्रा इन दोनों ही दवाई में टेबेकुनाजाल और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत ही उचित मूल्य में अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका उपयोग सभी किसान भाइयों को शुरुआती दिनों से ही करना चाहिए। अगला जो इस ग्रुप में हमने शामिल किया है वो दवाई है क्रिस्टल कंपनी की टिल्ट दवाई को। अगली दवाई बायर क्रॉप साइंस के द्वारा उपलब्ध बोनस दवाई को इस ग्रुप में शामिल किया है, जिसके अंदर टेबेकुनाजोल का टेक्निकल होता है। अगले ग्रुप में हमने शामिल किया है सुमिटोमो की टेबेजो या अदामा कंपनी की कस्टोडिया दवाई को, जिसके अंदर एजोस्ट्रोबिन और टेबेकुनाजोल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी बहुत ही प्रभावी इन रोगों को नियंत्रित करने में दवाई है। अगले ग्रुप में अगले नेक्स्ट जनरेशन के रूप में हमने जो दवाई को शामिल किया है वो है बायर क्रॉप साइंस की नेटिवो दवाई को। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव सोयाबीन की फसल में रोग नियंत्रण में देखा गया है। अगली दवाई जो कि सिंजेंटा इंडिया कंपनी के द्वारा उपलब्ध है एम्पैक्ट एक्स्ट्रा, इसको इस ग्रुप में शामिल किया है। ये नई जनरेशन की दवाई है और सोयाबीन की रोगों को बढ़ने से रोकने में बहुत अधिक सहायक है। अगली जनरेशन में जो दवाई को शामिल किया है ये है बीएएसएफ कंपनी की प्रयागजर दवाई पिछले कुछ वर्षों में सभी किसानों के द्वारा सोयाबीन की फसल में उपयोग की जाती है। विशेषकर मालवा में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसको देखा गया है कि जब इसका प्रयोग करते हैं तो फसल अपनी पूरी अवस्था तक बनी रहती है हरी, और उसके कारण से पौधा अपनी पूरी उम्र कर पाता है और पूरी तरह से उस फसल का जब समय होता है तो अच्छी तरह से दाने हमारी फसल में भर पाते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार इनमें से जो भी दवाई उपयोग करना चाहें उसका उपयोग अवश्य करें। अगर आप बीमारी का आने से पहले उपचार करते हैं तो आपको इन दवाइयों पर खर्च कम करना पड़ेगा। अगर दवाई का उपयोग करना है तो आप आपके बजट के लिए कौन सी दवाई ज़्यादा उपयुक्त है, इन दवाइयों में से आप चुन सकते हैं। साथ ही अगला जो ग्रुप जिसमें हमने शामिल किया है बैक्टीरिया नाशक दवाइयों को। बैक्टीरिया नाशक दवाइयों में हमने प्रमुख रूप से शामिल किया है कासूबी, जो कि धानुका एग्रीटेक के द्वारा बाजार में उपलब्ध है। साथ ही धानुका के द्वारा एक और दवाई जिसके अंदर टेक्निकल के रूप में वेलिडामाइसिन होता है, जो कि सीथमार के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि सभी किसान भाई जानते हैं, यह एक एंटीबायोटिक है। साथ ही
अभी वर्तमान में सुमिटोमो केमिकल्स के द्वारा नई दवाई मार्केट में उपलब्ध करवाई गई है ऑर्मी के नाम से, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही विलवुड क्रॉप साइंस के द्वारा उपलब्ध वेल एक्स्ट्रा दवाई को इस ग्रुप में हमने शामिल किया है। ये वे सभी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया पर अच्छा प्रभाव रखती है और उनको नियंत्रित करने में हमें सहायता प्रदान करती है। अगला ग्रुप है उन सभी दवाइयों का जो कि सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने में हमें सहायता प्रदान करती है। इस ग्रुप में हमने शामिल किया है स्कूबा दवाई को, एंटीना दवाई का और धनप्रीत दवाई को। इन तीनों दवाइयों में अलग अलग कंपनी की ये दवाइयाँ हैं। इनमें एसिटामेप्रिड के रूप में टेक्निकल होता है। आप अन्य कंपनी का भी टेक्निकल, इसमें अच्छी कंपनी का अगर आपके मार्केट में उपलब्ध है तो भी इस अपनी फसल में सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी ग्रुप में हमने शामिल किया है धानुका एग्रीटेक की नई जनरेशन के रूप में मार्कर दवाई को, साथ ही यूपीएल की वर्तमान में लॉन्च हुई अर्गाइल दवाई को, और सिंजेंटा के द्वारा सफ़ेद मच्छर को नियंत्रित करने में बहुत ही कारगर साबित हो चुकी दवाई पेगासस को, साथ ही यूपीएल के द्वारा उपलब्ध उलाला दवाई को इसमें हमने शामिल किया है। साथ ही बीएसएफ के द्वारा इसी वर्ष लॉन्च की गई जो कि रस चूसक कीटों में और सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने में भी काफ़ी प्रभावी है, ये दवाई है एफिकॉन, इसको भी हमने इस ग्रुप में शामिल किया है। तो इस प्रकार से ये वे सभी दवाइयां हैं जिनके उपयोग के द्वारा आप अपने फसल में फफूंद जनित रोगों को, बैक्टीरिया जनित रोगों को और सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाने वाले वायरस को कंट्रोल करने में आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर आपको हम ये एक निवेदन और करना चाहते हैं कि आप किसी भी दवाई का जिस भी बीमारी के लिए उपयोग कर रहे हैं, इन दवाइयों के साथ में आप नीम तेल का उपयोग अवश्य करेगी। तो इस प्रकार से ये वे ग्रुप थे दवाइयों के जो कि आपको हमने यहाँ पर बताए हैं। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में हमने चर्चा की थी, आज हम जानकारी देंगे उन वैकल्पिक फसलों के रूप में जो कि सोयाबीन के स्थान पर हम जिनका उपयोग कर सकते हैं। तो सोयाबीन के विकल्प के रूप में हमने यहाँ पर जिन फसल को शामिल किया है, ये सभी फसलों को हमने, जो हमारे किसान भाई हैं, जो अनुभवी किसान भाई है, मार्गदर्शक किसान हैं और जो बहुत समय से अनुभव रखते हैं, उनसे चर्चा के आधार पर हमने यहाँ पर 7 फसलों को चुना है। आपके क्षेत्र के लिए हो सकता है कि कोई फसल ज़्यादा उपयुक्त हो, कम, और किसी क्षेत्र के लिए अन्य फसल ज़्यादा उपयुक्त हो। आपके क्षेत्र के लिए कौन सी फसल ज़्यादा उपयुक्त है वो आप इनमें से चुनाव कर सकते हैं। इन सभी वैकल्पिक जो विकल्प हैं इनमें हमने शामिल किया है मक्का फसल को, कपास की फसल को, गन्ना की फसल को, मूंगफली की फसल को, सूर्यमुखी की फसल को, अरहर की फसल को और उड़द की फसल को। यहाँ पर हो सकता है कि आपके क्षेत्र में इनमें से जो फसल ज़्यादा उपयुक्त हो आप उसका चुनाव करें। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि मालवा क्षेत्र के लिए कौन सी फसल ज़्यादा उपयुक्त है। जब इस संबंध में हमने सभी जो अनुभवी किसान भाई है उनसे चर्चा की तो ये पाया कि अगर हम सोयाबीन में, जैसा कि वर्तमान में लागत बढ़ती जा रही है और हमें आर्थिक लाभ कम प्राप्त हो रहा है, वो चाहे लागत बढ़ने से हो या बाजार के कम मूल्य मिलने से हो, वो किसी भी कारण से हो, और जिस प्रकार से पहले उत्पादन आता था, कम खर्च कर ज़्यादा उत्पादन ले पाते थे, लेकिन आज अधिक खर्च करने के बाद में भी हमें उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए किसानों का कुछ न कुछ एक ऐसी फसल का विकल्प हमें चाहिए जो सोयाबीन के स्थान पर जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो मालवा क्षेत्र के लिए अगर हम विचार करें तो यहाँ पर मक्का की फसल सबसे उपयुक्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि मक्का की फसल रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, साथ ही इसमें सोयाबीन की तुलना में लागत कम लगती है, साथ ही इसमें खरपतवार नियंत्रण भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, साथ ही इसमें खरपतवार प्रबंधन भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, और इसमें कीट नियंत्रण भी ज़्यादा प्रभावी रूप से हम कर सकते हैं। कीट का प्रबंधन अगर हम शुरुआत से ही इसका करते हैं तो आसानी से इसमें कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि अगर हम मक्का की फसल लेते हैं तो हमारे लिए वे कौन कौन सी विषम परिस्थितियां हैं जो कि इसको फसल लगाने से हमें रोक रही है। जब इन सभी बातों पर हमने विचार किया तो सबसे जो प्रमुख समस्या हमें निकलकर सामने आई कि नील गाय की समस्या हमारे लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। तो अगर हम सोयाबीन की स्थान पर मक्का की फसल को लेना चाहते हैं तो नील गाय को कंट्रोल करने के लिए हमें बाउंड्री या अन्य उपाय अपनाना बहुत आवश्यक होगा। साथ ही हमें हमारी जो सीड्रिल है उसमें भी आवश्यक संशोधन या उसमें बदलाव करना होंगे ताकि हम मक्का की फसल को बड़े क्षेत्र में लगा सकें। साथ ही हमें हमारे जो स्प्रे के साधन हैं
उनमें भी बदलाव की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि उसमें हमें ड्रोन का उपयोग करना पड़े स्प्रे करने के लिए। चूंकि ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता मक्का की फसल में नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी हमें बड़ी फसल में अगर स्प्रे करना है तो ड्रोन के द्वारा स्प्रे करना इसमें ज़्यादा उचित रहेगा। साथ ही मक्का की फसल में एक और समस्या हो सकती है कि अगर हम कम क्षेत्र में लगाते हैं तो हार्वेस्टर की समस्या या कटाई की समस्या। तो कटाई की समस्या के लिए अगर एक समूह या एक गांव के द्वारा बड़े क्षेत्र में इसको लगाया जाता है तो हार्वेस्टर के द्वारा इसकी कटाई की जा सकती है और हम कम लागत में इसको आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वे समस्याएं थी जो कि मक्का की फसल का अगर उपयोग करते हैं या चुनाव करते हैं तो हमारे सामने आ सकती है। अगर हम बड़े रूप में मक्का की फसल को अपने क्षेत्र के लिए चुनते हैं तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें कम लागत में हम अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी कंपनियों के द्वारा उच्च उत्पादन वाली वेराइटी मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। इन किस्मों का उपयोग कर हम 20 क्विंटल से 25 क्विंटल तक का या 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सोयाबीन के स्थान पर मक्का की फसल का चुनाव अगले वर्ष के लिए करते हैं तो हमें इन सभी जो समस्याएं हैं इस संबंध में विचार करना होगा, और अगर इनका उपयोग हम करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से 2 या 3 वर्ष में हम इसको एक अच्छा विकल्प के रूप में अपने क्षेत्र में चुन सकते हैं। तो ये सभी जो अनुभव हैं ये हमने किसान भाइयों के साथ में चर्चा के आधार पर तैयार किए हैं। आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है इसका चुनाव आप स्वयं कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।